इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां नकली नोटों के नेटवर्क पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। पुणे में भिवंडी में नकली नोटों की छपाई का केंद्र 2020 से अब तक 273 मामले दर्ज किए गए। अब तक पुलिस ने 1,40,00,000 रुपए जब्त किए। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। खुद सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि पुणे और भिवंडी जो है ये नकली नोटों की छपाई के केंद्र बन गए थे और ऐसे में 2020 से लेकर अब तक 273 मामले नकली नोटों के सामने आए हैं और नकली नोटों की जो खेप पकड़ी गई है वो अब तक 1,40,00,000 रुपए नकली नोट पकड़े गए हैं। ये जानकारी सामने आई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, जरा बताइए, ये तो खुद एक तरीके से कबूलनामा है सरकार की तरफ से, कैसे 2020 से अब तक पुणे और भिवंडी नकली नोटों की छपाई के केंद्र बन गए? जी बिल्कुल, देखिए खुद राज्य के गृह मंत्री ने विधानसभा में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पुणे और भिवंडी ये दोनों ऐसे केंद्र बने हैं जहां पर नकली नोट, काउंटरफीट करेंसी छापने के बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में बहुत बड़ा बड़ी बात ये कही गई है, क्योंकि खुद अगर गृह मंत्री या गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य को ये कहा जाता है कि उनके राज्य में 2 ऐसे शहर है जहां पर नकली नोटों के छापने की कार्रवाई बड़ी संख्या में की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक काउंटरफीट करेंसी अपनी देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से कमजोर करती है। इसी काउंटरफीट करेंसी पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी की गई थी और यही काउंटरफीट करेंसी या नकली नोट भारत के खिलाफ आतंकवादी या दूसरे कार्रवाई करने में इस्तेमाल होती है। तो ये भिवंडी हब क्यों बना, पुणे हब क्यों बना? क्या ये अर्बन नक्सल की तरफ इशारा करने वाली बात हो रही? क्योंकि अर्बन नक्सल की कार्रवाई पुणे में बड़ी संख्या में हुई थी और इस तरह देश के खिलाफ एंटी सोशल एलिमेंट जब काम करते हैं तो इसी तरह की नकली नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुणे और भिवंडी ये दोनों केंद्र बने हैं, ये खुद सरकार मान रही है, इस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी नकेल कसना बाकी है और अब भी बड़ी कार्रवाई आगे होगी, ऐसा खुद राज्य के गृह मंत्रालय की तरफ से विधानसभा के सेशन के दौरान कहा गया है। ऐसे में कोई विदेशी नेटवर्क, उसका भी इसके पीछे हाथ नजर आ रहा है क्या? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई क्या? जी देखिए, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से या संबंधित विभाग की तरफ से नहीं दी है, लेकिन माना जैसे हम बताते हैं या हम जो अब तक की एक मोडस ऑपरेंडी देख रहे हैं, नकली नोटों का इस्तेमाल करके ही आतंकवाद या इस तरह भारत के खिलाफ कोई गतिविधि करने का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में ये कनेक्शन कहीं ना कहीं होगा। इस पर और मामला जब आगे जाएगा तो और जानकारी मिलेगी और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के जरिए पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, इसकी भी छानबीन के बाद में जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी बात यही है कि ये 2 केंद्र बने हैं जहां पर लगातार कार्रवाइयां चल रही है। उधर देखिए, बालेश्वर कॉलेज की छात्रा की सुसाइड को लेकर अब बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजू जनता दल की तरफ से राजधानी भुवनेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। बैरिकेड तोड़कर लोक सेवा भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते बीजेडी के ये कार्यकर्ता, जिन पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है, यहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पानी की बौछारें की गई हैं। बीजू जनता दल कार्यकर्ताओं पर यहां से उन्हें खदेड़ने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले सब दागे गए। इस दौरान कई बीजेडी कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेडी के प्रदर्शन को देखते हुए लोक सेवा भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बीजेडी ने कहा कि पार्टी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा नहीं की जाती और घटना की न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की जाती। तो पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। ये वो मांग है जिसको लेकर बीजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए थे और इस दौरान पुलिस इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ती हुई। बीजू जनता दल के कार्यकर्ता आज जो विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे, उसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी नजर आ रही हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन जब ये प्रदर्शनकारी नहीं रुके, बैरिकेड फांदने लगे, तो पुलिस को इन पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े और पानी की बौछार का भी सहारा लेना पड़ा इन्हें खदेड़ने के लिए। बाद में पुलिस की टीम ने यहां मौजूद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। तो बालासोर की बेटी को इंसाफ, इसी मांग के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए बीजेडी के ये कार्यकर्ता
तस्वीरें आपके सामने। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से ये तस्वीरें आज सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से बीजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही थी। पुलिस वाहन में भरकर इन्हें यहां से दूर ले जाया गया। लोक सेवा भवन तक जाने के लिए आमादा थे ये कार्यकर्ता। पुलिस की तरफ से लोक सेवा भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, बैरिकेड लगा दिए गए थे और आखिर में पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार का सहारा लिया और फिर एक एक कर इन कार्यकर्ताओं को यहां से हिरासत में लेकर खदेड़ा गया। लेकिन बीजेडी की तरफ से साफ कर दिया गया है, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेडी कह रही है कि जब तक पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा नहीं दे दिया जाता, जब तक इस पूरे मामले में न्यायिक जांच के आदेश नहीं दे दिए जाते, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। बालेश्वर कॉलेज की छात्रा की सुसाइड को लेकर यहां बवाल बढ़ता गया। कांग्रेस, बीजू जनता दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे आज भुवनेश्वर में और जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस की तरफ से पहले ही बैरिकेड लगाई गई थी, लेकिन ये कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में थे। तब पुलिस ने इन पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो ओडिशा के बालासोर की फकीर मोहन कॉलेज से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसे लेकर प्रदर्शन तेज हुआ। प्रिंसिपल रूम के बाहर 20 साल की एक छात्रा ने आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। छात्रा 95% झुलस गई थी। पिछले 3 दिन से भुवनेश्वर एम्स में जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी और आखिरकार वो जंग हार गई। यौन शोषण के खिलाफ उसने आवाज उठाई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। थक हार कर उसने खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज की ये तस्वीरें 12 जुलाई की हैं, जिसमें एक छात्रा आग की लपटों में घिरी है। अब ये छात्रा इस दुनिया में नहीं है। सोमवार रात इंसाफ मांगते मांगते उसकी सांसों ने धोखा दे दिया। पीड़िता ने कॉलेज के शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष समीर कुमार साहू पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। छात्रा इंसाफ के लिए पिछले कई दिनों से दर-दर की ठोकरें खा रही थी। मेरे समझ में एक ही बात आता है, अपनी कॉलेज को बचाने के लिए उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा डिमांड है, इन लोगों को भी हिरासत में लेना चाहिए। सरकार के पास वही गुजारिश है। पीड़िता ने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को एचओडी समीर कुमार साहू के करतूत के बारे में बताया था। छात्रा ने राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, विधायक, शिक्षा मंत्री तक सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाई थी, लेकिन न आश्वासन मिला न न्याय। छात्रा ने आरोप लगाया था कि कॉलेज के एचओडी समीर कुमार साहू ने शारीरिक संबंध बनाने की मांग की थी, जिसके बाद कॉलेज के छात्रों ने उसी दिन कॉलेज का घेराव किया था। छात्रों की मांग पर कॉलेज ने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई थी। छात्रों की मांग थी कि आरोपी समीर कुमार साहू पर तुरंत एक्शन हो। इसी को लेकर 12 जुलाई को पीड़ित छात्रा प्रिंसिपल के रूम में गई थी, जहां उसने सुनवाई ना होने पर खुद को आग लगा ली। परिवार का आरोप है कि छात्रा को शैक्षणिक रिकॉर्ड खराब करने की धमकी दी गई थी। उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया, जिससे वो बुरी तरह से टूट गई थी। सिर्फ प्रिंसिपल को अरेस्ट करने में कुछ नहीं होगा। वो जो इंटरनल कमेटी में जो सारी मैडम और जो लोग भी थे, रिपोर्ट तो उन्होंने बनाया, फॉल्स रिपोर्ट। इन लोगों को भी हिरासत में लेना चाहिए। इन लोगों की क्या मंजूसा था, क्यों ऐसे किए इन लोगों ने। आज कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार की आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। बेटी की जलती ये चिता कई सवाल छोड़ गई है और इन्हीं सवालों को उठाते हुए ओडिशा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कांग्रेस ने भी बेटी के लिए सड़कों पर उतरकर न्याय मांगा। इस मामले में ओडिशा पुलिस ने अभी तक 2 गिरफ्तारी की है। पहली गिरफ्तारी आरोपी एचओडी समीर कुमार साहू की हुई है, जबकि दूसरी गिरफ्तारी कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल की हुई है। जिस किस्म की बलिदान दी है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है, सरकार उनके ऊपर
कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। अभी तो दोनों जेल में हैं जिसके नाम पे आई है, लेकिन जो कंप्लेन कमेटी है जो भी तदंत में जो भी सामने आएंगी उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान होगा। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने छात्रा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। अगर कॉलेज प्रशासन समय रहते समीर कुमार साहू पर एक्शन ले लेता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती, लेकिन ऐसा ना हो सका। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री सुर्खियों में हैं। राज्य मंत्री बलदेव औलख का फोन पर माफी मांगते वीडियो वायरल हो रहा है। नगर विकास मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दोनों ही मामलों में मंत्रियों का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मोबाइल पर जिन बलदेव औलख का नंबर दिखाई पड़ रहा है वो यूपी सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। जो शख्स अपने मोबाइल में बलदेव औलख का फोन आने का दावा कर रहा है वो रामपुर के गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य सरदार बलवीर सिंह हैं। आरोप है कि औलख के भाई ने इन्हें धमकाया है। इसी आरोप को बताने के लिए दलवीर सिंह मीडिया के सामने आए थे, तभी बलदेव औलख का फोन आ गया और ये बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सुनिए फोन पर मंत्री जी ने क्या कहा। तेरे मेरे संबंध ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਰ ਵੀਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ ਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਗੀ। मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सरदार दलवीर सिंह को फोन करके जो कहा उससे लग रहा है कि उन्होंने भाई के लिए माफी मांगी और ये वीडियो वायरल हो गया। मामला बिलासपुर के शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और करोड़ों रुपए के गबन से जुड़ा बताया जा रहा है। बिलासपुर के विधायक और यूपी सरकार में मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख। दलवीर सिंह का दावा है कि मंत्री जी के भाई ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। गुरुद्वारा उनको दिलवा दिया, इसलिए अब तुझे जान से मार देंगे हम। ये इसलिए भी उससे कह रहे हैं कि मैंने जो 3.5 करोड़ रुपए ये खा गए हैं, जिसमें प्रशासन भी शामिल है और ये भी शामिल है, उसका हिसाब मांगा कि वो पैसा कहाँ है। अगर मेरी मौत हो जाती है या मेरे परिवार के कहीं भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाया जाता, किसी का कत्ल होता है, तो उसमें माननीय बलदेव सिंह औलख मंत्री जी और ये प्रशासन शामिल होंगे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी और दलवीर सिंह का कहना था कि वो सीएम निवास के सामने धरना देंगे, लेकिन उससे पहले ही मंत्री जी का फोन आ गया। भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां मंत्री जिन जिन जगहों पे हो गए हैं, कोई मंदिर पे कब्जे की बात करता है, कोई मस्जिद पे कब्जे की बात करता है, कोई गुरुद्वारे पे कब्जे की बात करता है। पहले तो ये खाली प्लॉटों पर कब्जे करते थे, अब धार्मिक स्थानों पर भी मारपीट करने लग गए हैं। आप मुद्दे से भागे नहीं थे मनता, आज कैंसिल हो गई। कैसे कैंसिल होगी? आप मंत्री जी के छवि को भूमिल कर रहे हैं। आप भाजपा विरोधी हैं। अरशद जमाल चेयरमैन साहब जो हैं यहाँ 25% कमीशन लेते हैं और गुणवत्ता जो है सही से नहीं होती है। उसी के डर से वो भाग गए हैं कि कहीं हमारी बातों को उजागर न कर दिया जाए। अरशद जमाल मुर्दाबाद। यूपी में मऊ के नगर पालिका परिषद में ये हंगामा मंत्री AK शर्मा पर लगे आरोपों के बाद हो रहा है। कमीशनखोरी के दावे किए जा रहे हैं। बोर्ड की बैठक में सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल पर बैठक निपटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष 25% कमीशन लेकर ठेकेदारों से काम करवाते हैं। अरशद जमाल चेयरमैन साहब जो हैं यहाँ 25% कमीशन लेते हैं और गुणवत्ता जो है सही से नहीं होती है। उसी के डर से वो भाग गए हैं कि कहीं हमारी बातों को उजागर न कर दिया जाए। आखिर वजह क्या है आज बहिष्कार कोई बात सुनी नहीं जा रही। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और सभासद अब्दुल सलाम ने नगर विकास मंत्री AK शर्मा पर कमीशन लेने का आरोप लगाया था। यहाँ जो टेंडर निकलता है
ये टेंडर पहले जाता है मंत्री जी के घर पर, और मंत्री जी के यहाँ से पहले 70% जो ठेका है वो मंत्री जी उसको अपने यहाँ रोक लेते हैं, और रोक करके 70% ठेके को वो देवरिया का कोई है, कोई आजमगढ़ का है, कोई बलिया का है, बिहार है या पंडित है या बड़ी कास्टिन है, उनको वो ठेका वहीं से अलॉट कर देते हैं। बीजेपी के सभासदों ने घटिया निर्माण कार्य का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि ठेकेदार सफेद बालू से काम कराते हैं, शिकायत करने पर उन पर ही कमीशन मांगने के आरोप लग जाते हैं। इस पर मंत्री ए.के. शर्मा की प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं मिल पाई है। कैमरे पर रिकॉर्ड हुए इस विवाद के बाद मऊ की राजनीति में हलचल मच गई है। अब नजर मंत्री जी और प्रशासन पर है कि वो मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।